एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ। तो इसमें फर्स्ट केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें फील्ड लिखनी है तो कैसे लिखें, तो उसका भी एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द बायो सावर्ट लॉ। देखिए मैंने ये एक वायर कंसिडर कर रखा है, किसी फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वायर में करंट भी फ्लो हो रही है। ये देखिए डायरेक्शन करंट की कौन सी है, ये वाली। ये डायरेक्शन मैंने अभी यहाँ पे एज्यूम कर ली है। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट पी बोला हुआ है। पॉइंट पी पर मुझे फील्ड की वैल्यू लिखनी है कि पूरे के पूरे वायर की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड कितनी होगी। इस वायर पे जब हम पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी की फ्रॉम द वायर डी मिल रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी है। एंड पॉइंट पी को जब हम इस वायर के दोनों एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, गिवन सेगमेंट ऑफ वायर से जब कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बेसिकली तो हमें दिख रहा है यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये θ1 है। ये एंगल कितना है बेटा, θ1 कंसिडर किया हुआ है। एंड ये एंगल कितना है, इसको मैंने θ2 कंसिडर किया हुआ है। हमें इस पूरे के पूरे वायर की वजह से फील्ड लिखनी है पॉइंट पी पर, ठीक है। तो अब इसकी वजह से फील्ड लिखने के लिए क्या करें, इसकी वजह से फील्ड लिखने के लिए मैंने यहाँ पर ये तो आपको पूरा केस बता दिया। अब हम फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करना है। मैंने अभी यहाँ पर जो फॉर्म देखा है बायो सावर्ट लॉ का, उसकी हेल्प से मैं किसी केवल सेगमेंट की वजह से, किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को पॉइंट ओ बोला हुआ है। पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है एंड इस एलिमेंट को मैंने dx बोला हुआ है, ठीक है। इस एलिमेंट को जब आप पॉइंट पी से कनेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको मैंने यहाँ पर थीटा बोला हुआ है, ठीक है बेटा। इसको क्या बोला हुआ मैंने, थीटा बोला हुआ है। एंड ये जो पूरा पूरा एलिमेंट है, ये जो टोटल एंगल यहाँ पर इस पॉइंट पे सबटेंड करेगा पॉइंट पी पर, अब उसको बताओ उस एंगल को क्या बोल सकते हैं, डी थीटा। तो ये एंगल जो होगा इसको हमने क्या बोल दिया, डी थीटा। ये मैंने एंगल डी थीटा कंसिडर कर रखा है। क्लियर है क्या। अब एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी लाइंस जो आपको दिख रही हैं इनकी लेंथ सेम ही आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इनफाइनेटली स्मॉल ये थी लेंथ, है ना, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया लेट दिस लेंथ इज आर। ये जो लेंथ है ये वाली, इसको क्या बोल दिया, आर बोल दिया। क्लियर। अब बताइए अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, इस एलिमेंट की वजह से अगर आपको पॉइंट पी पर फील्ड लिखनी होती तो आपको फील्ड कैसी मिलती, बहुत ही स्मॉल फील्ड मिलती। कितनी फील्ड मिलती, तो लेट मैं पॉइंट पी पर फील्ड लिख रहा हूं तो इनफाइनेटली स्मॉल फील्ड होगी। उसका एक्सप्रेशन बाय द बायो सावर्ट लॉ अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल। डी एल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया, अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर होगा ना यहाँ पर। एंड और क्या चाहिए था हमें, ये वाला एंगल चाहिए होता है। एंड ये एंगल कितना होगा बेटा, तो ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या, बोलो, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, साइन
90 माइनस थीटा, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बायो सावर्ट लॉ का। कंफ्यूजन है कोई यहाँ पर? रिस्पॉन्स चाहिए भाई। फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा है ना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता था। तो एंगल हम किसके साथ लिखते थे? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर दोनों के बीच का एंगल लिखते थे। देख रहे हैं ना? तो आपको एंगल दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लेंगे हम। ये ले लिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा। अब क्या करना है? अब इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो वैल्यूज रिप्लेस करने के लिए मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा लिखिए, tan थीटा। तो tan थीटा लिखेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, तो आपको क्या दिख रहा है? x बाई डी दिख रहा है ना? तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई? d tan थीटा। अच्छा, अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dx बाई डी थीटा इक्वल होगा d sec स्क्वायर थीटा, हो जाएगा। तो dx की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई? d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बोलो, हो जाएगा बेटा? ये क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। इसी ट्राइंगल के अंदर, यही जो ट्राइंगल अभी लिया था, इसके अंदर अगर हम cos थीटा कंसीडर करें, cos थीटा तो कितना होगा? देखिए, देख के बताइए cos थीटा कितना होगा। तो cos थीटा इक्वल होगा d बाई आर के। आर की वैल्यू क्या होगी? d बाय cos थीटा। d बाय cos थीटा मींस d इंटू 1 बाई cos थीटा, मतलब d इंटू सेक थीटा, हो जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं दोनों। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इज द करंट फ्लोइंग, dx की वैल्यू है d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अपॉन r की वैल्यू है d सेक थीटा, तो d सेक थीटा का स्क्वायर इंटू साइन 90 माइनस थीटा मींस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन बन रहा है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट होने जा रही हैं। ये i है, ऊपर लिखा होगा d, नीचे लिखा होगा d स्क्वायर, तो नीचे d बच गया एक। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, सेक स्क्वायर थीटा नीचे भी, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा है कॉस थीटा एंड एक बचा है यहाँ पर डी थीटा। बोलो ठीक है। ये मैंने स्मॉल फील्ड निकाल दी है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब अच्छा बताइए, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड अगर आपने लिख दी है, तो पूरे के पूरे वायर की वजह से फील्ड लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको नेट फील्ड एट पॉइंट पी मिल सकती है। इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होने वाला है? कॉस थीटा का। ठीक है ना? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको करना है। अच्छा, आप इस केस में बताइए कि जो लिमिट्स है वो किसकी लेंगे हम? थीटा की। एंड थीटा के लिमिट्स देखेंगे तो थीटा की लिमिट्स देखिए ध्यान से। थीटा की लिमिट्स देखिए कहां से कहां तक जाने वाली है। मैं यहाँ पर आपको ये एक लाइन दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, एंगल कहां पर है? थीटा। ध्यान से देखिए, एंगल यहाँ से डिफाइन हो रहा है, ये वाला। ठीक है ना? तो अब जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, आप जब एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, थीटा देखो, एलिमेंट यहाँ पर देख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कम है। इधर की तरफ जैसे पढ़ रहे थीटा मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम थीटा कितना मिलने वाला आपको? बताओ बेटा। थीटा 2 के इक्वल। थीटा 2 के इक्वल। अब जैसे जैसे एलिमेंट क्लोज लेते जाएंगे, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड इस पॉइंट पे पहुंच के थीटा की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 90। थीटा कहां से डिफाइन है? देखो पहले, ओपी लाइन है, उससे 0 हो गई ना। थीटा की वैल्यू कम होने लगा था, 0 हो गई। अब इसके इधर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या बोलेंगे भाई? अगर हम देखें, नेगेटिव लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारी जो रेफरेंस लाइन है उससे हम अपोजिट डायरेक्शन में थीटा की मेजरमेंट करने लगे। तो अब ये मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ रहा है, बट ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि रेफरेंस के अपोजिट जा रहा है, तो माइनस का थीटा 1। तो थीटा की वैल्यू थीटा 2 से माइनस का थीटा 1 जाने वाली है ना? तो यहाँ पर लिमिट्स रखेंगे, तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दिया। सॉल्व कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का साइन थीटा, लिमिट्स ये बन जाएंगी। बोलो बेटा। नहीं है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन में थोड़ी माइनस आएगा यार, डिफरेंशिएशन में आता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 2
माइनस साइन थीटा 1 मतलब माइनस का थीटा 1 था। सॉल्व कर दो इसको, तो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2 बन जाएगा ये। बताओ ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मिल रहा है। इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्वांटिटीज कहाँ पर ले रखी हैं ये मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इस फॉर्मूले के अंदर जो क्वांटिटीज लिखी वो कैसे रिलेटेड है। थीटा 1 क्या है यहाँ पर, देखिए आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके नीचे स्पेसिफिकेशन जरूर दिया करिए कि व्हाट इज थीटा हियर। तो आपको ये डायग्राम साथ में बना देंगे तो भी क्लियर है, नहीं बनाते हैं डायग्राम तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, है ना। करंट आई है, थीटा 1 थीटा 2 क्या है, वो एंगल्स हैं परपेंडिकुलर के साथ एंड्स को मिलाने वाली लाइन के बीच में। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से भी हम कुछ और यहाँ पर केसेस ले सकते हैं। देखिए स्ट्रेट वायर की बात हो रही है, बट स्ट्रेट वायर के अंदर भी वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक केस ये दिखा दिया कि लेट ये एक वायर है, स्पेशल ये है कि भाई इस बार हमने इस वायर की लेंथ कितनी ले रखी है, इनफाइनाइट ले रखी है। एंड यहाँ पर है पॉइंट P एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। करंट फ्लोइंग इन दिस वायर इज I। बताइए पॉइंट P पर फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलेंगे फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे लिखें, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे लिखेंगे। देखिए हम ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रिलेशन देख चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू लीनियर चार्ज, इनफाइनेटली लॉन्ग लीनियर चार्ज। तो मैंने बोला था कि भाई हम यहाँ पर एंगल देखें तो इस परपेंडिकुलर लाइन का लाइन ज्वाइनिंग टू द एंड ऑफ वायर के साथ बनने वाला जो एंगल था दैट वाज द थीटा 1 एंड थीटा 2। अभी अगर आपको इस एंड को ज्वाइन करना होता, फाइनाइट लेंथ पे अगर एंड होता तो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे जाती, बट अभी क्या है, एंड कहां पर है बेटा, अभी तो ये एंड इनफाइनाइट पे है ना, बोलो। एंड अगर ये एंड इनफाइनाइट पे है तो लाइन ज्वाइनिंग यस सर। तो कुछ ऐसे जानी चाहिए। अब जाकर के आप बोलेंगे कि ये दोनों लाइन जो है वो इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगी ना, बताओ बेटा। तो ये जो एंगल था थीटा 1 ये किसको अप्रोच कर रहा है, 90 को। एंड इसी तरह से इधर जो बनने वाला एंगल है उसके लिए भी आप बोलेंगे ये पैरेलल जाएगी तब जाकर के इनफाइनाइट पे मिलेगी, तो ये एंगल भी किसको अप्रोच कर रहा है, 90 को। तो अब जब आप इनफाइनेटली लॉन्ग वायर ले लेंगे, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, तो उस केस में यहाँ पर थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों ही 90 को अप्रोच करने वाले हैं। एंड अगर दोनों 90 को अप्रोच करेंगे तो ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी 1 + 1 2 बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये बन गया है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ओके, अब देखिए एक और केस है इसी तरह से कि मैंने ये एक वायर कंसिडर कर लिया है। अब इस बार थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि भाई इसका ये वाला जो एंड है ये इनफाइनाइट पे है, बट दूसरा एंड आपको एग्जैक्टली यहीं पर दिख रहा है। एंड पॉइंट मैंने ले लिया है ये P। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर की तो ये हो गई D, ठीक है। अब जो आपको ये केस दिख रहा है इसमें एक एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे है बेटा एंड एक एंड कहां पर है, इनफाइनाइट पे। तो अब हम इसको बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट केस लेंथ का वायर है ऐसा कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट P पर हमको फील्ड लिखनी है। पॉइंट P पर फील्ड लिखनी तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, स्ट्रेट वायर वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा अगर जो एंड इनफाइनाइट पे है उससे ज्वाइन करने वाली लाइन देखेंगे आप तो वो तो ऐसे ही जाएगी, बोलो।
तो ये वाला एंगल जो था ये तो आपको 90 ही बनता हुआ दिखेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। बट जो एंड फाइनाइट डिस्टेंस पे आपको दिख रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे भाई, वो तो ऐसे ही ज्वाइन करेगी ना लाइन। तो ये जो एंगल है ये आपको 90 थोड़ी मिलेगा, ये तो 90 से कुछ कम मिलेगा, एंड इसकी वैल्यू मैंने थीटा कंसीडर कर ली है। तो आप बोलेंगे कि भाई एक एंगल जो है इसमें से वो थीटा हो गया है, दूसरा एंगल जो है वो 90 हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी 1 प्लस साइन थीटा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है क्या, बताइए जल्दी से, कोई कंफ्यूजन है तो। Yes, sir. No, sir. नेक्स्ट केस देखिए क्या है फिर। सेमी इनफाइनाइट वाले केस में ही एक और वेरिएशन यहां पर मैंने ले लिया है। लेट ये वायर था, ध्यान से समझिएगा, एंड पॉइंट P जो हम ले रहे थे बार बार, अब वो पॉइंट जो है वो जस्ट इस पोजीशन पे ही है। ये देखिए, मतलब सेमी इनफाइनाइट वाला केस है एंड पॉइंट P जस्ट इस पॉइंट पे है, एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D है। अब बताइए पॉइंट P पर फील्ड अगर आपको लिखनी है एंड करंट जो फ्लो हो रही है इस वायर में वो D है, तो पॉइंट P पर फील्ड लिखना हो अगर हमको, तो हम फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास जिसको यूज करते हैं, I बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 एंड थीटा 2 इनकी वैल्यूज आपको लेनी है। अच्छा बताइए क्या करें अब इस केस में, तो परपेंडिकुलर तो यही जा रहा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर तो यही है। देन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या देखते हैं, पॉइंट P को दोनों एंड से ज्वाइन कराने वाली लाइन। तो पॉइंट P को इस एंड से अगर आपको ज्वाइन कराना होता, इनफाइनाइट पे है जो, तो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे जाती। तो ये एंगल जो बनता वो कितना बनता, 90 डिग्री। तो इसमें से एक एंगल जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। देन हमें दूसरा एंगल जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, सेकंड एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन और परपेंडिकुलर के बीच में। अच्छा जब यहाँ पर एंड यहाँ पर होता तो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे जाती, एंड और क्लोज होता तो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे जाती, एंड और क्लोज आ गया, देखो एंड और क्लोज आ गया तो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे आएगी ना बेटा, बोलो ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और लाइन ज्वाइन अगर ये एंड और क्लोज आ Yes, जाएगा तो sir. लाइन ज्वाइनिंग ऐसे जाएगी, एंड अगर ये एंड जस्ट यहीं पे आ गया तो लाइन ज्वाइनिंग तो ऐसे ही जा रही है, एंड परपेंडिकुलर भी यही है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड टू द अदर एंड भी यही है। तो बताओ एंगल क्या हुआ दोनों के बीच का, 0 डिग्री है ना। तो ये 0 इस केस में जो एंगल आपको दिख रहा है ये 0 को अप्रोच करेगा। Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी इन ब्रैकेट 0 प्लस 1, क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो जाएगा ना पॉइंट P के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक ऐसा केस कंसिडर कर लिया कि लेट ये एक वायर था, फाइनाइट लेंथ का ही वायर था, बट फाइनाइट लेंथ के लिए भी के अंदर भी एक स्पेशल केस मैंने कंसिडर कर लिया है कि मैंने सपोज इस बार पॉइंट ही यहाँ पर ले लिया। अब मुझे अगर फील्ड लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, मुझे फॉर्मूला तो ये पता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इस बार क्या करें, अब इस बार आपको दिख रहा है कि भाई हमें सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे, तो अब इस केस में जब आपको पॉइंट P वायर के सामने नहीं है बल्कि उसके साइड में कहीं पर है, तो आपको याद रखना है इस केस में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन वैसे ही लिखेंगे। बट वायर नहीं है तो क्या हुआ, हम वायर की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं ना, स्ट्रेट वायर ही तो है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है दिस विल बी कंसिडर्ड एज द D, ठीक है। सेकंड अपना स्टेप क्या होता था कि हम इस वायर के दोनों ही एंड्स को पॉइंट P से कनेक्ट करेंगे। देखिए एक ये एंड एक ये कर दिया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद इस रेफरेंस लाइन से एक एंगल तो ये मुझे मिल रहा है एंड एक एंगल मुझे ये मिल रहा है, बेटा, बोलो ठीक है। अब क्या हो रहा था ध्यान से समझिएगा, जब आप इस पोजीशन पर कहीं पे पॉइंट लेते हैं
तो एक एंगल आपको ये मिलता है, एक एंगल आपको ये मिलता है। अच्छा, एक एंगल को आप ऐसे मेजर करते हैं, एक एंगल को आप ऐसे मेजर करते हैं। इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस आ रहा है कि भाई ये जो एंगल है, अगर इसको मैं थीटा 2 बोल दूं, तो यहाँ पे भी थीटा 2 जो है वो वैसे ही मेजर हो रहा है, उसी सेंस में मेजर हो रहा है जैसे कि वो बाई कन्वेंशन मेजर होता है। बट जो थीटा 1 है उसको हम अपोजिट सेंस में यहाँ पर मेजर करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थीटा 1 उस कन्वेंशन के अपोजिटली मेजर किया जा रहा है, अगेन हो रहा है ना। तो हम थीटा 1 को थीटा 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का थीटा 1। minus theta. समझ पा रहे हैं पॉइंट? ये हमने वहां पे भी Yes. सेम पॉइंट की बात की है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यूज लेंगे अगर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन माइनस का थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वैल्यूज रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, बताइए भाई। अगला केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। मतलब सर्कुलर आर्क की बात हो रही है, करंट भी कैरी कर रही है। केस कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ये एक हमारे पास केस गिवन है कि ये एक सर्कल था, बट इस सर्कल में से हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की। इस पार्ट में जो करंट फ्लो हो रही है लेट वो आई है, एंड अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं इस आर्क के दोनों ही एंड से, तो जो टोटल एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पर लेट वो अल्फा है। तो मुझे इसकी वजह से बेटा फील्ड लिखनी है, इस केस की वजह से, इस आर्क की वजह से मुझे सेंटर पे फील्ड लिखनी है, एंड द रेडियस ऑफ द आर्क गिवन एज आर। तो अब क्या करें, तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखो तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट अगेन कंसिडर कर रहा हुआ है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये एलिमेंट है। करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। इस पॉइंट पी पर मुझे फील्ड लिखनी है, तो इस पॉइंट पी पर फील्ड लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कि भाई यहाँ पर देखें अगर, तो मैंने देखा कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, देखिए इस रेफरेंस, इसको मैंने एज अ रेफरेंस कंसिडर कर लिया। तो यहां से थीटा एंगल पर ये जो एलिमेंट है, ये टोटल जो एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको मैंने कंसिडर किया हुआ है डी थीटा। बताइए थीटा एंगल पर ये जो एलिमेंट था, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? Yes. Sir. अब हमें क्या करना है, हमें इस एलिमेंट को लेना है, एंड इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड देखनी है। तो सेंटर को मैंने पॉइंट पी बोला हुआ है, एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड लिखेंगे तो बहुत ही स्मॉल होगी, एंड वो स्मॉल फील्ड आप कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। आपको क्या चाहिए होता है, एलिमेंट की लेंथ। अच्छा, एलिमेंट की लेंथ कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल आपने एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है ना। तो क्या इसके अंदर हम सेक्टर वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेक्टर के अंदर जो एंगल का लिखते थे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो आर्क लेंथ कितनी आएगी, बोलो, रेडियस इनटू एंगल। एंगल कितना है, डी थीटा, ये वाला एंगल कितना लिया आपने, डी थीटा। तो आपको ये आर्क लेंथ आर डी थीटा मिलेगी। तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ द एंगल। अब यहाँ पर समझिए कि बेसिकली एलिमेंट की जो
किसी एलिमेंट की जब आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो करंट एलिमेंट जो आपने कंसिडर किया उसके लिए डायरेक्शन कौन सी होगी, टैंजेंट के अलॉन्ग होगी, वो तो टैंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगी डायरेक्शन, क्योंकि आप इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन है ये ऑलमोस्ट, एंड टैंजेंट के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल आपको मिल रहा है ये तो 90 डिग्री है, तो मतलब साइन 90 बन रहा है। ठीक है बेटा, बताइए ये क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर है ये? Yes, अब sir. क्या करें, अब क्या करें इस एक्सप्रेशन के बाद, अब देखिए इसको आगे आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन 90 तो 1 हो गया इंटू डी थीटा। दिस इज द स्मॉल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। टोटल फील्ड निकालनी होगी तो टोटल फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे, एंड जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको दिख रहा है ये सब तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन तो फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये सारे कांस्टेंट बाहर ले लिए हैं। ठीक है, अब आपको समझना है, देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम सीधे ऐसे रिजल्ट लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन सारे के सारे एलिमेंट की वजह से जो डायरेक्शन होगी फील्ड की पॉइंट पी पर वो सेम होगी। समझिएगा, पॉइंट इस पॉइंट को भी समझिए। अगर मैं यहाँ पर एक कंसिडर करूं एलिमेंट एंड इसमें डायरेक्शन है ये वाली, बताइए पॉइंट पी पर फील्ड कौन सी होगी, वो जो हमने राइट हैंड पाम रूल सीखा था उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर पाम को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, बताइए पॉइंट पी पर फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनवर्ड। Inwards. यहाँ पर अगर एलिमेंट होता, देखो अगर यहाँ पर एलिमेंट होता बेटा, करंट की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर जो फील्ड होती है वो कैसे निकालते, तो अगेन आप बोलेंगे भाई Inwards. एलिमेंट डायरेक्शन ये, पाम की पाम को ऐसा रखेंगे, फिंगर्स इस तरफ पॉइंट होंगी, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड, है ना? Inwards. समझ में आ रही है बात? तो Yes, ये sir. सारे के सारे एलिमेंट जो आप इस आर्क में लेने वाले हैं, अगर यहाँ पर लेंगे एलिमेंट उसके साथ भी सेम चीज है, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड। तो सारे के सारे एलिमेंट्स की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पर इतने इजिली इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। क्लियर है आपको, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब जब आप इस रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है आपको। तो आप बोलेंगे थीटा की लिमिट्स आपको क्या दिखेंगी कि मैक्सिमम जो थीटा की वैल्यू जाएगी वो तो अल्फा तक जाने वाली, Alpha. जीरो से लेकर के अल्फा, Alpha. मतलब जीरो से लेकर के अल्फा तक ये वैल्यू जाने वाली है। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये अल्फा मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल होगा इस क्वांटिटी के। बताइए, ठीक है? ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हम कुछ और केसेस भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक केस ले लिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर अगर होगा तो उसकी वजह से फील्ड लिखनी हो अगर हमको, तो हमें ऐसा केस दिखेगा कि लेट ये आर रेडियस का एक वायर है एंड इसमें करंट कैरी हो रही है आई। बताइए इसके सेंटर पे जो फील्ड होगी वो कैसे लिखें। तो फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है कि हमने ये निकाला हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, बताओ बेटा। तो अल्फा की वैल्यू तो आपको पाई के इक्वल मिलेगी, रेडियन में लेंगे वैल्यू। अल्फा कितना मिला आपको, पाई के इक्वल, यहाँ पे रख देंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 r बनेगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि एक क्लोज्ड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो क्या होगा, तो ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, अगर ऐसा केस है तो क्या होगा बताइए। अभी यहाँ पर इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही है,
तो बताइए सेंटर पे अगर आपको फील्ड लिखनी होती तो आप क्या करते भाई? आप बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर लूप है इसने टोटल एंगल जो सबटेंड किया है सेंटर पर वो तो ये वाला है, एंड ये टोटल एंगल कितना हो गया? 2 पाई हो गया। तो फॉर्मूले के अंदर आपको केवल अल्फा की वैल्यू 2 पाई कंसिडर करनी पड़ेगी। तो बी एट पी इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। बताइए ठीक है? ये क्या बन रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बोलो बेटा ठीक है? Yes, sir. एक ये वायर था एंड एक ये वायर था, ठीक है? इस वायर में करंट फ्लो हो रही है 2i, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है i। डायरेक्शंस ध्यान से देख लीजिएगा। एंड ये है इनफाइनिटली लॉन्ग एंड ये भी है इनफाइनिटली लॉन्ग। दोनों के बीच का सेपरेशन है 2d एंड एक पॉइंट है जो जस्ट इनके बीच में है, मतलब दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की सेम ही होगी, d एंड d। आपको ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या बताना है? पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं इसको समझिए। पहले तो स्टेप्स को क्लियर रखिए, बहुत ही सिस्टमैटिक है। आपको यहाँ पर जितने भी अलग अलग स्ट्रेट वायर दिख रहे हैं उन सबको आपको पहले तो लेबल देना है। इन सब की लेबलिंग कर दी, वायर 1 वायर 2। वायर 1 की वजह से आप अलग से एक फील्ड लिखिए पॉइंट P पर, वायर 2 की वजह से अलग से फील्ड लिखिए। देन उन दोनों फील्ड्स के बीच में देखिए कि उनके बीच में डायरेक्शन का किस तरह का सेंस है, डायरेक्शन का रिलेशन किस तरह का है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं वायर 1 की वजह से पॉइंट P पर फील्ड लिखूंगा तो उसको मैंने बोल दिया B1। B1 कितनी होती? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई डी, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो 4 पाई डी ये होता B1। ठीक है बेटा? B1 की डायरेक्शन कौन सी होगी? वायर 1 की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो वायर 1 की वजह से पॉइंट P पर फील्ड लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड पाम रूल लगाइए। करंट की डायरेक्शन में थंब, करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट P की तरफ फिंगर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पुश करने की कौन सी? इनवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, B1 जो है वेक्टर फॉर्म में उसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। ठीक है? ओके। अब इसी तरह से सिमिलरली वायर 2 की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड है उसको मैंने बोल दिया है B2। B2 कितना होगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। एंड इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इसकी डायरेक्शन बताइए, बताइए बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट P पर इस वायर 2 की वजह से जो डायरेक्शन आई है वो भी इनवर्ड ही आई है। तो वेक्टर फॉर्म में हम B2 को ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों ही फील्ड्स के जो कंपोनेंट हैं B1 B2 सेम डायरेक्शन में है। तो अगर आपको नेट फील्ड लिखनी होती है पॉइंट P पर तो क्या हम इन दोनों का वेक्टर सम निकाल सकते हैं? तो अब सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आने वाला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। इन ब्रैकेट क्या आ रहा है देखो, एक में 2i है एक में i है, तो 3i बन जाता ना। एंड डायरेक्शन कौन सी? नेट फील्ड की इनवर्ड। बताइए समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. चलिए एक नोट है यहाँ पर, इसको समझिए कि अगर ये एक वायर था, ठीक है, कोई भी केस कंसिडर कर लिया मैंने, एंड ये पॉइंट था। इस पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालनी थी तो आपको क्या देखना होता था? आप यहाँ पर ये एंगल्स देखते थे। देखो ये एंगल एंड ये एंगल देखते थे, है ना? इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हम फॉर्मूले के अंदर कंसिडर करते थे। लेट मैंने वायर को तो यही रखा, मैंने पॉइंट यहाँ पर ना लेकर के बेटा यहाँ पर ले लिया। तो अब क्या करेंगे आप? अभी भी आप एंगल्स देखेंगे कौन से? एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है बेटा? एक ये वाला एंड एक ये वाला, ऐसे ही होगा ना? ओके। लेट मैंने वायर को सेम रखा, पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया, देखो यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये, बट एंगल्स कौन सा? बताइए एंगल्स कौन सा? तो एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है क्या? दोनों 90 को अप्रोच कर रहे हैं, बट एक पॉजिटिव एक निगेटिव।
बताओ, समझ में आ रही है आपको ये बात? दोनों धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, 90 को अप्रोच करेंगे। जैसे जैसे आप एक्सिस के अलोंग जाने लगेंगे वायर की, वैसे वैसे θ1 θ2 दोनों ही का मैग्नीट्यूड 90 के क्रॉस जा रहा होगा, बट एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है इस केस में, आपको पता है। तो फॉर्मूले के अंदर sin θ1 माइनस sin θ2 बनता है। अभी हमने यहाँ पर ये केस देखा था ना, ये वाला फॉर्मूले के अंदर क्या बन रहा था, sin θ2 sin θ माइनस का sin θ1 बनेगा। तो एक पॉजिटिव है 90, एक निगेटिव है 90, तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी जो बन रही होगी वो जीरो हो जाएगी ना यहाँ पर। बताओ, तो हम यहाँ से सीधे बोल सकते हैं कि अगर जस्ट ये एक वायर था एंड इस वायर की एक्सिस पे ही अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर कर लें, तो अब इस केस से इस केस में आएंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि एंगल्स क्या हो गए होंगे, दोनों ही 90 होगा एग्जैक्टली। एंड अगर दोनों 90 को अप्रोच कर गए हैं तो डिफरेंस जीरो बन रहा है, तो मतलब फील्ड पॉइंट पी पर जीरो आएगी। तो हम इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a straight current carrying wire is zero always। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए फिर, नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए ये एक वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग था, बट हमने इसको क्या कर रखा है, बेंड कर रखा है। दिख रहा है आपको, ये एक सिंगल एक ही वायर था, हमने बेंड कर रखा है। एंड यहाँ पर इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, ये मैंने दिखाया हुआ है बाइसेक्टर। ठीक है, इस बाइसेक्टर पे बेटा मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, पॉइंट P। पॉइंट P पर मुझे नेट फील्ड लिखनी है अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और करंट आई है तो। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है? क्या करेंगे, तो अगेन देखिए, अभी हमने जितने भी फॉर्मूले देखे उसमें या तो हमने स्ट्रेट वायर की बात की है या सर्कुलर आर्क की बात की है। ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी देखा है कि हमें कोई ऐसा बेंड वायर दिख रहा है उसकी वजह से फील्ड वाला नहीं देखा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं लिख सकते, हम इस वायर को दो पार्ट में ब्रेक करके देखेंगे कि लेट ये वायर 1 होता एंड ये वायर 2 होता, तो इन दोनों वायर्स की वजह से इंडिविजुअल फील्ड अगर हमको लिखनी होती तो हम लिख सकते थे ना। तो वायर 1 की वजह से फील्ड लिखेंगे पॉइंट पी पर, वायर 2 की वजह से अलग अलग लिखेंगे, देन वेक्टर के सेंस के अकॉर्डिंगली उनको ऐड करेंगे। तो अभी वायर 1 की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड को मैंने B1 बोला है, तो B1 लिखना होता अगर मुझे चाहिए था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I इज द करंट फ्लोइंग, ठीक है, अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाली होती है। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री था, आपने जब इसको ऐसे बेंड कर रखा है एंड बाइसेक्टर की बात की है, तो ये एंगल तो 45 डिग्री बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d अगर आपको लिखनी है तो इस ट्रायंगल के अंदर हम sin थीटा निकाल सकते हैं, sin 45 लिख सकते हैं। sin 45 किसके इक्वल होगा, d बाई आर के, है ना? बताओ, तो sin 45 किसके इक्वल है बेटा, d बाई आर के। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, r sin 45। तो आपको यहाँ पर d की वैल्यू चाहिए थी, वो इक्वल है r sin 45 डिग्री के। ओके, इनटू हमें और क्या चाहिए होता है, एंगल्स चाहिए होते हैं। तो अब केवल और केवल हमें अभी एट अ टाइम केवल इस वाले की वायर को नहीं देखना है, हम सिर्फ एक वायर की बात कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे हम एट अ टाइम एक वायर की बात कर रहे हैं। अब बताइए, अगर आपको इस पॉइंट P पर इस वायर की वजह से फील्ड लिखनी होती तो ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर का केस बन रहा है। एक एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, ये वाला जो कि 45 डिग्री होता, एंड एक एंगल आपको कौन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि अदर एंड तो इनफाइनाइट पे है, तो वो लाइन ज्वाइनिंग ऐसे जाएगी। तो एक एंगल आपको ये मिल रहा होता 90 डिग्री। बोलो ठीक है,
तो आप फॉर्मूला लिखते तो ये साइन 45 प्लस साइन 90 बनने वाला था क्या, Yes, बन sir. जाता। तो अब b1 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन 45 1/√2 मीन्स √2 ले लिया है मैंने यहाँ पर 1/√2 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। आप यहाँ पर चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1 प्लस √2 बाय √2 बन जाएगा, √2 से √2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो b1 की वैल्यू जो आई है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस √2 आ गई है। बताओ ठीक है यहाँ तक। डायरेक्शन देखें अगर b1 की, तो b1 की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो बताइए इस वायर की वजह से पॉइंट p पर फील्ड किधर होगी, राइट हैंड का पाम Inwards. लीजिए, करंट की डायरेक्शन में Inwards. थंब को रखिए, पॉइंट p की तरफ फिंगर्स को रखिए, परपेंडिकुलर पुश करने की डायरेक्शन इनवर्ड वाली है, तो b1 की डायरेक्शन कौन सी हो गई, इनवर्ड हो गई है। Inwards. b2 की डायरेक्शन देखिए, b2 की सॉरी b1 मैंने लिख दिया, अब इसी तरह से b2 लिखना है आपको। b2 कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए ये वायर 2 है। अब वायर 2 की वजह से जब आपको फील्ड लिखनी होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ वायर 2 देखना है, बाकी किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करिए, आप बाकी के पार्ट को निगलेक्ट कर दीजिए ऐसे। अब देखिए इस पॉइंट पर फील्ड इस वायर की वजह से क्या आएगी, तो आपको दिख रहा है कि सेम केस ही बनेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड फील्ड का आने वाला है जितना कि इस वायर की वजह से आया था, क्योंकि सिमिलर आइडेंटिकल केसेस हैं। हाँ डायरेक्शन का जरूर यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, तो डायरेक्शन के लिए हम अलग से देख रहे हैं। डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए क्या मिलने वाली है, करंट जा रही है इस तरफ, पॉइंट पी है इस तरफ, बताइए राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, तो आप करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, पॉइंट पी की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, डायरेक्शन कौन सी आ रही है, अभी भी इनवर्ड। तो B2 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, एंड डायरेक्शन कौन सी है, सेम ही है अभी भी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस √2 एंड डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ड। तो B2 एंड B1 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो नेट फील्ड लिखेंगे अगर, तो इन दोनों की नेट फील्ड आपस में B1 प्लस B2 ऐड कर देंगे तो आपको नेट फील्ड मिल जाएगी। बोलो, तो ट्वाइस ऑफ B1 या ट्वाइस ऑफ B2 इज द नेट फील्ड लिखी जा सकती है ऐसे, बताइए ठीक है ना। Yes, sir. डायरेक्शन कौन सी होगी नेट फील्ड की, वो भी इनवर्ड ही होने वाली है।